पिछले लेक्चर में बात की थी हीमोडायलिसिस की, और आज बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस की। देख लेते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में आपकी बुक जो है वो क्या बताए। तो एब्डोमिनल कैविटी इज यूज टू फिल्टर ब्लड। यानी ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यूज होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूँ कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी लोअर साइड, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी। अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी इस्तेमाल होगी। कैसे इस्तेमाल होगी देखते हैं। जब एब्डोमिनल कैविटी इस्तेमाल होती है डायलिसिस के लिए, तो इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसको पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों कह रहे हैं? इसको पेरिटोनियल इस वजह से कह रहे हैं कि एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है हमारे एब्डोमिन के चारों तरफ, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये चारों तरफ जो ब्लू कलर की मैं बना रहा हूँ, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। ये भी क्या होती है? ये भी सेमी परमिएबल। अब क्या होता है कि इसके अंदर इसका मेथड क्या है, चलिए अब इसका हम मेथड देखते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का मेथड क्या है? इंसिशन एट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले आपने क्या लगा, एक इंसिशन लगाना है, एक कट लगाना है। कहाँ पर? लोअर एब्डोमिनल कैविटी। मिसाल के तौर पे लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हमने क्या किया, यहाँ पर एक जो है वो क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने कट लगाया। चलेंगे, कट को जो है ये हमने लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एक कट लगा दिया। कट लगा, इंसिशन यानी कट लगाने के बाद क्या करते हैं, इम्प्लांट और पास कैथेटर। अब इस कट के जरिए हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, कैथेटर, एक ट्यूब पास करते हैं। क्या पास कर दिए? ट्यूब जो है वो पास की। कैथेटर इज सॉफ्ट ट्यूब टू अलो डायलिसिस टू पावर इनटू इन एंड आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी ये कैथेटर जो है, एक मिनट में थोड़ा इसको साइड में बना लूं ताकि क्लियरली यहाँ पर ये शो कर सकूं। ये है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रही होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये हो गई पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक कट लगाया, और कट लगाकर इसमें क्या इंसर्ट कर दिया, कैथेटर। कैथेटर क्या है? एक ट्यूब है। और इस ट्यूब के जरिए हमने क्या किया, वो जो डायलिसेट होता है, एक फ्लूइड होता है जो डायलिसेट, जो कि हमने मशीन के अंदर डाला था, डायलिसेट। सेम इसी तरीके का डायलिसेट जो है वो, तो ये जो डायलिसेट है, ये जो एक ट्यूब है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस ट्यूब को हम कह रहे हैं कैथेटर। अब इस ट्यूब के जरिए हम क्या करेंगे, एक फ्लूइड होगा जिसको हम डायलिसेट कहते हैं। ये फ्लूइड हम इस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में क्या कर देंगे, डाल देंगे, पोर कर देंगे एब्डोमिनल कैविटी में ये फ्लूइड। अब मिसाल के तौर पे ये येलो कलर का फ्लूइड है जो मैंने एब्डोमिनल कैविटी को इससे फिल कर दिया। और इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डायलिसिस। डायलिसिस से क्या है, ये एक फ्लूइड है डायलिसिस, जो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये फिल कर दिया है, पोर इन द आउट ऑफ द एब्डोमिनल इन। अब इसी कैथेटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम जो है वो क्या करेंगे, इससे हम जो है ये फ्लूइड इन भी करेंगे, और इससे हम फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। अब डायलिसिस जब आपने इसमें भर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, पेरिटोनियम डेट लाइन द एब्डोमिनल कैविटी एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अब ये जो ब्लू कलर की पेरिटोनियल कैविटी है, ये किस तरीके से एक्ट करेगी, नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। कैसे? अब मिसाल के तौर पे यहाँ से जो, मिसाल के तौर पे अगर ब्लड की वेसल्स हैं यहाँ पर, जब यहाँ से ब्लड गुजर रहा होगा, तो क्या करेगा, इस ब्लड के अंदर से ये जो डायलिसेट है, ये इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से होता हुआ, सॉरी, जो यूरिया है, अमोनिया है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर कहाँ पर आ जाएगा, डायलिसिट में आ जाएगा। मतलब डायलिसिट ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो डिफ्यूज होके इसके अंदर आ जाएगा। जब ये डिफ्यूज होके इसके अंदर आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कैथेटर या इसी कैथेटर के जरिए हम क्या करेंगे, एक पंप लगा हुआ होगा जो इस डायलिसेट को फिर क्या करेगा, इस डायलिसेट को यहाँ से खाली कर दे। ये दोबारा कहाँ गया, इस बैग के अंदर ही आ गया। दोबारा किसमें आ गया, ये बैग के अंदर आ गया।
और यहाँ से जो है ये इसको हम दोबारा क्या करते हैं, खाली। तो इस तरह से ब्लड की क्या हुई, सफाई होती। अब इसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस इन एब्डोमिनल कैविटी पुल टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। अब वही वाली बात मैंने बताई थी कि जो डायलिसिट है, जो हमने इसके अंदर भरा था, जो डायलिसिट हमने इसके अंदर भरा था, वो क्या करेगा, वो ये मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। वो क्या करेगा, वहां से पुल कर लेगा। अब हम इसकी टाइमिंग देखते हैं कि ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये कितने टाइम के लिए और कितनी बार किया जाता है। तो ये जो डायलिसिस है, ये बेसिकली जो है वो किया जाता है, इट कैन बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम अ डे। यानी इसको जो है वो रिपीट करना पड़ता है, यानी डायलिसिस डाल के दोबारा निकालते हैं, तो इसको रिपीट कितने टाइम करेंगे, इसको रिपीट किया जाएगा 4 to 5 टाइम, एक दिन में 4 से 5 दफा। मतलब कहने का है कि एक दिन में 4 से 5 दफा आप ये डायलिसिस डालोगे, कुछ देर इसको छोड़ोगे इसमें, कुछ घंटे, फिर क्या होगा, जब ये डायलिसिस में से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो उसको वापस क्या कर लोगे, उसको वापस जो है वो आप इसके अंदर जो है वो डाल दोगे। तो 4 to 5 टाइम आपने इसको जो है वो रिपीट करना है। इट इज लेस इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर में अगर करता हूँ किसको, हीमोडायलिसिस को, और कौन सी वाली डायलिसिस को, पेरिटोनियल डायलिसिस को अगर मैं कंपेयर करूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस आपको क्लियर हो गया। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर सिंपली हम कर क्या रहे हैं, डायलिसिस जो है, डायलिसिस एक कैथेटर के जरिए डाल रहे हैं, किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। फिर एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, और फिर इस डायलिसिट को जो है वो दोबारा एब्डोमिनल कैविटी से डायलिसिट को दोबारा क्या निकालिए, बाहर निकालिए। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, वो क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का। और यहाँ पर फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे कौन काम करेगा, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे काम करेगी। अब वो जो हीमोडायलिसिस था, उसमें हमने क्या किया था, आर्टरी से ब्लड लिया, आर्टरी से ब्लड किसमें डाला, ट्यूब्स में। किसकी ट्यूब में, आर्टिफिशियल किडनी, एक आर्टिफिशियल किडनी थी, उसकी ट्यूब में डाला। यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया। और फिल्टर होने के बाद जो साफ ब्लड था, वो किस में डाल दिया, वैन में। वो ब्लड वैन में डाल दिया। ये वाली जो डायलिसिस थी, ये कौन सी थी, ये थी हीमो डायलिसिस। दो तरह की डायलिसिस थी। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर समझ में आ गया, तो हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हीमो डायलिसिस को और पेरिटोनियल डायलिसिस को। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ लिख देता हूँ हीमो डायलिसिस, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ पेरी पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है ये मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा बेहतर है, मोर इफेक्टिव है। ज़्यादातर हम जो कराते हैं वो हीमोडायलिसिस ही होती है। ज़्यादातर तो लोग किडनी के जो पेशेंट होते हैं, रीनल फेलियर के किडनी के जो पेशेंट हैं, वो जो हीमोडायलिसिस ज़्यादातर कराते हैं। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस, ये लेस इफेक्टिव है, लेस कॉमन है, यूज नहीं होती। इसके अलावा, और दूसरी बात है, इट इज लेस इफेक्टिव और हीमोडायलिसिस, बट बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पेरिटोनियल डायलिसिस ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इज बेटर टॉलरेटेड। मतलब ये मिसाल के तौर पे आप हीमोडायलिसिस अगर करते हो, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, यानी ये हॉस्पिटल के अंदर होता है। लेकिन अगर पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है, ये कब हो सकती है, ये एट होम भी हो सकती है, घर पर भी कर सकते हैं। घर पर कैसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ पर एक कैथेटर लगा दिया जाएगा। अब इस कैथेटर के साथ पेशेंट खुद क्या करता है, यहाँ एक पंप लगा हुआ होता है, पेशेंट खुद ही एक डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर की एक थैली जो है वो बैग लगा देता है। फिर डायलिसिस फ्लूइड जो है इस पंप के जरिए कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। फिर कुछ घंटे के बाद पेशेंट क्या करेगा, इसको दोबारा हटा भी सकता है, हटा के फिर इसको खाली करके इसको फिर दोबारा एक नया डायलिसिस फ्लूइड लगा सकता है। यानी ये काम घर पे भी हो सकता है। तो मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इफेक्टिव ज्यादा कौन सा वाला है,
हीमोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर एक और चीज़ है कि हीमोडायलिसिस थोड़ा एक्सपेंसिव है, और जो ये है लेस एक्सपेंसिव है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? लेस एक्सपेंसिव। और इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो इसमें एब्डोमिनल मोर चांसेस, इसमें मोर चांसेस होते हैं किसके? इन्फेक्शन के। स्पेशली एब्डोमिन के अंदर जो है, यहाँ पर कट लगाया जाएगा तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, तो यहाँ चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा होंगे। और इसके अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे वो क्या होंगे? लेस होंगे। तो ये हमने कुछ कंपेयर कर लिया हीमोडायलिसिस को और पेरिटोनियल डायलिसिस को, हमने यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया। आगे चलते हैं। एक और डायलिसिस का जो है वो टाइप आपकी बुक में दी हुई है, जिसको कहा जा रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कि बेसिकली हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, ये एक तरीके से हीमोडायलिसिस ही है ये। लेकिन हीमोडायलिसिस को आपको पता था कि जब मैंने बताया था कि कितने टाइम किया जाता है? 4 घंटे किया जाता है, और दिन में 3 बार, हफ्ते में 3 बार किया जाता है, 4 घंटे किया जाता है। लेकिन अगर यही हीमोडायलिसिस 24 घंटे की जाए, 24 आवर्स, यानी पेशेंट की कंडीशन पर होता है। मिसाल के तौर पे किडनी काफी अरसे से काम नहीं कर रही थी, और ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज्यादा जमा हो गया है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो कंटिन्यू 24, और पेशेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि बार बार आप उसको जो है वो रिपीट करो इस प्रोसीजर को, तो मतलब बार बार ये इंजेक्शन लगाया जाए, निकाले जाए वो कैथेटर वगैरह। तो पेशेंट को जो है वो 24 आवर्स कंटिन्यू अगर आप क्या कर रहे हो? डायलिसिस कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इन केस ऑफ ये हीमोडायलिसिस इट इज यूज फॉर अ पेशेंट हु आर इन क्रिटिकल कंडीशन, जो कि क्रिटिकल कंडीशन में उनका यूरिया की कंडीशन, यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, एंड डिजाइन फॉर द पेशेंट हु आर अनएबल टू टॉलरेट द रिपीटेड प्रोसीजर ऑफ हीमो, यानी हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस के जो रिपीटेड प्रोसीजर हो रहे होते हैं उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो एक ही दफा में जो है ना वो कंटिन्यू उसका जो है वो 24 आवर्स तक क्या किया जाता है? ये डायलिसिस की जाती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें, तो फिर मैं आगे किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाऊंगा। आगे हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट की। किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस अगर लॉन्ग, किडनी काफी टाइम तक, अब बहुत लंबे अरसे तक तो डायलिसिस नहीं की जा सकती। यंग पेशेंट होते हैं, अगर उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो बेहतर तरीका यही होता है कि वो क्या करवा लें? वो करवा लें किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। तो किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर बात करें, सर फिर पेशेंट सिर्फ वीक में 3 टाइम यूरिन पास पास आउट करेगा, यानी नहीं नहीं, दिन में 3 टाइम वो यूरिन पास आउट नहीं करेगा। उसको मतलब यूरिन से तो नहीं है वो तो, यूरिन का अब ये काम अब नहीं रहा, मतलब यूरिन पास, अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिन के जरिए पास नहीं हो रही है। अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस का मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो दिन में 3 टाइम जो है वो क्या होगा? दिन में 3 टाइम जो है वो उसके ब्लड की सफाई होगी। अब वो नेचुरल वाला तरीके का तो नेमल बदल हो ही नहीं सकता, जो किडनी सारा दिन काम कर रहे होते हैं, ये उसका नेमल बदल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत इतना हो जाता है कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस फेज बहुत ज्यादा जमा नहीं हो पाते। नेचुरल का ये नेमल बदल नहीं है। सर अब क्लियर हुआ मेरा पॉइंट आपको? ये जो हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हो, वीक में 3 बार जो है ना वो, हफ्ते में 3 बार जो है वो जाएगा, तो मतलब ये होगा कि उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा नाइट्रोजनस जमा नहीं होंगी, क्योंकि उसका किडनी तो काम नहीं कर रहा। लेकिन उसकी उस तरह की बात नहीं हो सकती जिस तरह से जो है वो नेचुरल किडनी जो है वो काम करता है। तो अब देखो किडनी ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। देखो वो जो हीमोडायलिसिस था वो इतना कोई खास सर्जिकल तो नहीं था ना, ये क्या है? ये बकायदा सर्जिकल है। इसमें बकायदा क्या होगी? सर्जरी। ये कैसी ट्रीटमेंट है? ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, पहले तो याद रख लो किडनी ट्रांसप्लांट। और कब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं? कब एक पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है? डन व्हेन किडनी लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ दियर फंक्शन।
यानी 90% किडनी क्या करना छोड़ दे, अपना काम करना छोड़ दे। किडनी अपना काम करना क्यों छोड़ दिया? कोई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जो है वो शुगर की वजह से, कोई किडनी कैंसर की वजह से। तो उसकी वजह से अगर किडनी ने 90% अपना काम करना छोड़ दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे ये किडनी ट्रांसप्लांट के ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट का अगर हम प्रोसीजर देखें, तो तुमने कुछ बात कर ली, प्रोसीजर इसका क्या है, कैसे ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो की जाती है। तो अगर मैं इसके प्रोसीजर की बात करूं, इसके प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमें चाहिए एक हेल्दी किडनी, अ हेल्दी किडनी। हमें चाहिए एक हेल्दी किडनी। और ये हेल्दी किडनी कहाँ से मिलेगी? लिविंग से भी मिल सकती है। यानी कोई जिंदा इंसान जिसके पास दो किडनी है, वो एक किडनी दे सकता है, एक किडनी से काम चल जाता है, तो वो अपनी एक किडनी दे दे। या फिर जो है वो कोई डिसीज, डिसीज मतलब जो डेड बॉडी हो, ताज़ा ताज़ा जिसकी डेथ हुई हो। मिसाल के तौर पे किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी और वजह से डेथ हो गई, लेकिन उसकी किडनी जो है वो उस वक्त तक जो है वो फ्रेश होती है, तो किसी डेड बॉडी से भी ली जा सकती है। और ये किडनी कहाँ से ली जा सकती है? लिविंग से भी प्लेस ली जा सकती है। उसके बाद किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैचिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, हमने किडनी ले ली। मिसाल के तौर पे ये मैंने किसी भी डेड बॉडी से या लिविंग से किडनी लिया। किडनी का कौन कौन सा पार्ट लेते हैं? एक तो किडनी होती है, किडनी के साथ एक यूरिटर भी होता है, और क्या लेते हैं? यूरिटर के साथ जो है वो रीनल आर्टरी और रीनल वैन, यानी ये सब चीजें किडनी के साथ ही आप जो है वो निकालते हैं। किडनी साथ ही निकालते हैं, किडनी के साथ ये पार्ट भी आप निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एक डोनर की हमने क्या ले ली? इस डोनर की हमने किडनी ली। अब जो इस किडनी निकाल लिया, उस किडनी को प्लेस कहाँ करेंगे? इस किडनी को कहाँ प्लेस किया जाएगा? जो रिसीव करने वाला है उसके कहाँ प्लेस? प्लेस इन लोअर बेली ऑन फ्रंट साइड ऑफ बॉडी ऑफ द बॉडी। अब मिसाल के तौर पे देखो, मैं अगर कहता हूँ कि ये बंदा जो है जिसको किडनी दे, ये बंदा है जिसने जो है वो रेसिपिएंट है, जिसने किडनी लेनी। अब जिसने किडनी लेनी है, उसकी अगर हम देखेंगे इसकी इस किडनी को जो है वो कहाँ ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसकी किडनी। अब देखो मिसाल इसकी अपनी किडनी तो ये हो गई, एक ही इसकी किडनी है जिसने काम करना छोड़ दिया, ये भी इसकी किडनी है जिसने काम करना छोड़ दिया। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर एक रीनल आर्टरी आ रही यहाँ पर एक आर्टरी है, और साथ में यहाँ पर क्या है? एक वैन। रीनल आर्टरी से जो है वो एक ब्रांच निकल रही होती है, जो एक इधर किडनी को जाएगी, एक दूसरी किडनी को जाएगी। और किडनी से ब्लड कौन लेगा? कि ब्लड लेगा ये रीनल वैन की ब्रांच, और एक इसके साथ मिल जाएगी रीनल वैन के साथ। अब ये जो किडनी जो निकाला गया है, अभी किडनी कहाँ लगाया जाएगा? ये किडनी उस पुरानी वाली जगह पे नहीं लगाया जाएगा, ये किडनी लगा जाएगा ये नीचे की तरफ, इसके लोअर एब्डोमेन में, यहाँ आगे की तरफ, यहाँ लगा दिया जाएगा, इधर। अच्छा, इसकी जो आर्टरी है, इस किडनी की जो आर्टरी है, इस आर्टरी को ग्राफ्ट कर दिया जाएगा इसके इस आर्टरी के साथ, और इसकी वेन को ग्राफ्ट कर दिया जाएगा। वैन जो है वो ग्राफ्ट कर दी जाएगी इसकी इस वैन के। और ये जो यूरिटर है इसका, ये जो यूरिटर है, नीचे इस यूरिटर को लगा दिया जाएगा यूरिनरी ब्लेड। ये हो गया इसका किडनी ट्रांसप्लांट। इतना सिंपल प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन आपकी बुक में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने वही पॉइंट्स बताए जो आपकी बुक में है। तो कहाँ पर प्लेस करना है इस किडनी को लेकर? प्लेस करना है लोअर बेली ऑन फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट साइड यानी आगे की तरफ। हमें पता है पुरानी वाली किडनी तो जो है वो डोर्सल साइड पीछे की तरफ होंगी, तो इनको हम कहाँ लगा देंगे? इनको हम लगा देंगे यहाँ की तरफ, आगे की तरफ जो है वो लगा। ये होगी। अब आगे जो है वो एक और भी बात आपने याद रखनी है, जो डिजीज किडनी है, जो पुरानी वाली किडनी है इस बंदे की, इनको हम क्या कह रहे हैं? डिजीज किडनी, ये वाली। इनका क्या होगा? जो डिजीज किडनी है इज यूजुअली, अगर इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, इज यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस, यानी उनको अपनी जगह पर छोड़ देते हैं।
यानी जिस जगह पे लगी है बस इनको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देते हैं, अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो ये जो है सिंपल सा प्रोसीजर था जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, किसका, किडनी के ट्रांसप्लांट का जो है प्रोसीजर ये था। आपने एक हेल्दी बॉडी से किडनी ली, उसको लोअर साइड पर जो है वो क्या कर दिया, उसी नॉर्मल साइड जो किडनी की होती है वहां नहीं लगाया, उसके अपोजिट नीचे वाली साइड पर लगा। अब हम बात करते हैं, बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी ट्रांसप्लांट के उसूल क्या है, किन उसूलों के तहत किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो यह है कि जिससे आपने किडनी ली है, इट रिक्वायर्ड मैचिंग। क्या चाहिए आपको, मैचिंग, मैच करवाना पड़ता है किडनी का, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। यानी जो डोनर है जिससे हमने किडनी ली है और जिसको किडनी लगा रहे हैं, उनकी क्या चीजें मैच करनी चाहिए। एक तो उनका मैच करना चाहिए ब्लड ग्रुप, उनका क्या मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए दोनों का। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए होना चाहिए, दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। और दूसरे बायोकेमिकल कंपोनेंट भी मैच करने चाहिए, बायोकेमिकल कंपोनेंट, जैसे एंटीजेंस हो गए कुछ, यानी इन दोनों के टिश्यूज के आपस में एंटीजन भी मिलते हैं। एक तो इन चीज़ों की जो है वो मैचिंग करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर देखें तो बायोकेमिकल एंटीजन जो होती हैं, वो कौन सी वाली एंटीजन जिसको हम चेक करते हैं, उस एंटीजन को हम कह रहे हैं HLA, ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन। ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन। अब ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन क्या होती है, 6 एंटीजन होती हैं जो हमारे आरबीसीज पर, डब्ल्यू डब्ल्यूबीसीज पर, आरबीसीज पर, ये 6 एंटीजन लगी होती हैं। ये एंटीजन होती हैं टोटल 6। ये जो 6 एंटीजन होती हैं हमारे आरबीसीज पर हैं, डब्ल्यूबीसीज पर हैं और हमारे दूसरे बॉडी के टिश्यूज पर हैं। इन एंटीजन को आपस में मैच करते हैं कि ये 6 की 6 पूरी की पूरी मैच नहीं करती कभी भी। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं सिर्फ उनकी मैच करती हैं, बाकी तो ये ज्यादा देखते हैं कि कम से कम 3 मैच कर रही हो, 4 मैच कर रही, मैक्सिमम ये आपस में मैच कर रही हो। ये देखा जाता है कि ये ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन आपस में मैच कर रही है। अगर मैच नहीं करेंगी तो जिस बंदे को आपने ये किडनी लगाया है उसका इम्यून सिस्टम इसको बाहर के सेल समझकर, बाहर की बॉडी समझकर क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द implanted kidney by immune system particularly from HLA should be minimized at the level that body accept the kidney। यानी मिनिमम कम से कम ये आपस में क्या है, ये मैक्सिमम, मतलब इनका जो है वो मैक्सिमम आपस में मिलना चाहिए, ये HLA मैक्सिमम मिलना चाहिए। जितने मैक्सिमम मिलेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम मिनिमम इन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अटैक ना करे, क्योंकि कंप्लीट नहीं मिल सकते। लेकिन अगर मैक्सिमम मिल रहे होंगे तो मिनिमम आपका जो है वो इम्यून सिस्टम इन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। समझ आ गई मेरी बात। ये दो चीजें जो हैं वो एक तो ब्लड ग्रुप और दूसरे बायोकेमिकल कंपोनेंट, स्पेशली एंटीजन, और कौन सी एंटीजन, HLA एंटीजन आपस में मिलनी चाहिए। अगर HLA एंटीजन मैक्सिमम मिलेंगी तो आपका इम्यून सिस्टम मिनिमम जो है वो इस पर क्या करेगा, वो उस पर जो है वो अटैक करेगा। अब किडनी ट्रांसप्लांट कर तो दिया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के साथ देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के साथ। प्रॉब्लम associated with किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ कौन कौन से प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। अब देखो, आपको पता है कि हमने किडनी लगाया है बाहर से, इसका अपना किडनी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन को आपने किडनी लगा दिया, अब इसका अपना किडनी तो है नहीं, और आपको पता है 100% तो टिश्यू मैच नहीं करते, तो लाजमी तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करेगा। लाजमी तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इस नई किडनी पर अटैक करेगा। तो नई किडनी पर जब इम्यून सिस्टम अटैक ना करे
इसके लिए हम जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि एंटी इम्यून सप्रेसर इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एक ड्रग देते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन। ये ड्रग हम देते हैं, और ये ड्रग क्यों देते हैं इस बंदे को जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की है? ताकि इसके इम्यून सिस्टम को क्या करे, वो सप्रेस करे, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे, उसे रोके कि वो क्या ना करे, वो इस पर अटैक ना करे। अब एक तरफ तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है, एक तरफ क्या काम कर रहा है ये किस लिए दिया जा रहा है? गिवन टू स्टॉप रिजेक्शन ऑफ न्यू किडनी, इसकी रिजेक्शन ना हो और मिनिमाइज जो है वो क्या हो जाए, साइड इफेक्ट, इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करने के कोई खास साइड इफेक्ट ना हो। यानी जो हम ये ड्रग दे रहे हैं इम्यून सिस्टम को स्लो करने की, तो एक तो इसका फायदा ये हो रहा है कि फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इस पर अटैक नहीं करेगा, यानी थोड़ी देर उसको लगेगी इसको एक्सेप्ट करने में, तो इतना टाइम थोड़ा इसको दिया जाता है कि कम से कम बॉडी क्या करे, इस नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन एक तरफ तो ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर किया जा रहा है कि किडनी पर कोई इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करेगा, लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक नुकसान भी है। इट में इनवाइट सम अदर अपॉर्चुनिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। लेकिन साथ में ये दूसरा काम क्या करेगा, इसकी वजह से जो दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? अब मेरे सराउंडिंग में हो सकता है टीबी के बैक्टीरिया हो सकता है मेरे सराउंडिंग में इन्फ्लुएंजा के वायरस हों, ऐसे बहुत सारे जर्म्स हैं जिनके जिनके वायरस और बैक्टीरिया पैथोजन मेरे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन वो मुझे बीमार नहीं कर रहे। क्यों बीमार नहीं कर रहे? मेरा इम्यून सिस्टम इस वक्त जो है वो स्ट्रांग है, तो वो मुझे बीमार नहीं कर रहे। लेकिन वो लेकिन जैसे ही मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा, वो अपॉर्चुनिटी में होते हैं, इस मौके की तलाश में होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो और वो उस पर क्या कर दें, अटैक कर दें। तो जब आप इस ड्रग को देके अपने इस बंदे के इम्यून सिस्टम को जब आप स्लो करा दोगे, सप्रेस करा दोगे, तो जो दूसरी डिजीज हैं, दूसरे इन्फेक्शन काज करने वाली डिजीज हैं, वो भी तो बॉडी में आकर जो है वो क्या करेंगी, ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से ये होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट वाला जो पेशेंट होता है उसको काफी अरसे जो है थोड़े टाइम के लिए उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है, ताकि ये जो है वहाँ पर उसकी केयर सही तरीके से की जा सके। अच्छा, इसके अलावा भी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो ब्लड क्लॉट, आपने जो आर्टरी और वेन को आपस में मिलाया है, वहाँ ग्राफ्ट बनाया है, तो वहाँ पर ब्लड क्या हो सकता है, जम भी सकता है, ब्लड की क्लोटिंग भी हो सकती है। और जब आप कोई सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं, जब आप टांके लगाते हो तो वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। एक और चीज हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, एंड लीकेज। किसकी ब्लॉकेज और लीकेज हो सकती है? ट्यूब डेट कनेक्ट किडनी टू ब्लेडर। यानी ये देखो किडनी है, और किडनी को आप यूरिनरी ब्लेडर के जरिए कनेक्ट कर रहे हो, किसके जरिए? इस यूरिटर के जरिए। अब आप इसने यूरिटर को जब आपने कनेक्ट किया यहाँ से, तो यहाँ से जो है वो ये यूरिटर में यहाँ पर अगर ब्लड का ऐसे कोई चीज क्लॉट हो गई तो ये यहाँ पे ब्लॉक भी हो सकता है, और यहाँ पर सही तरीके से आपने ग्राफ्टिंग नहीं की तो यहाँ से यूरिन क्या हो सकता है, लीक भी हो सकता है। तो मतलब सही तरीके से अगर ये ग्राफ्टिंग नहीं होगी, सही तरीके से क्या कहना चाहिए, स्टिचिंग नहीं होगी, तो ये क्लोट भी हो सकता है वहां पर, और वहां से क्लोट, और वहां से जो है वो क्या हो सकती है, वहां से लीकेज भी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा हर सर्जरी के अंदर सिर्फ इसी सर्जरी में नहीं, हर सर्जरी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। इवन के कैंसर के चांसेस भी होंगे। मिसाल के तौर पे आपने जिस बंदे की किडनी लगाई है, उसके किडनी में कैंसर के सेल्स हैं, से फॉर एग्जांपल किडनी के सेल्स हैं, तो ये कैंसर जो है वो उस बंदे की बॉडी में भी क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जो मैंने अभी आपको बताई, इसके लिहाज से जो कि प्रॉब्लम थे जो एसोसिएटेड थे किसके साथ, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ क्या थे, एसोसिएटेड। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अब आप मुझसे कुछ